अर्थशास्त्र पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, वर्तमान में तो सांख्यिकी का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। सांख्यिकी के कार्यों के बारे में रॉबर्ट डब्ल्यू बर्गेस कहते हैं कि सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत अज्ञानता, पूर्व धारणा, निरंकुश सत्ता, निराधार व अपरिपक्व निर्णय, परंपरा एवं रूढ़िवादी सिद्धांतों के क्षेत्र से हटाकर ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करता है जहां विश्लेषण किए गए परिमाणात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं और सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। अर्थात सांख्यिकी का जो मूल सिद्धांत है वो अज्ञान, पूर्व धारणा मतलब आपका पहले से ही कोई पूर्वाग्रह है, निरंकुश सत्ता यानी कि ऑटोक्रेसी, जहाँ पे आपका जो मन करता है वो आप करते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं, निराधार यानी बिना किसी आधार का, अपरिपक्व निर्णय यानी कि इमैच्योर कोई डिसीजन लेना, परंपरा, रूढ़िवादिता, इनके सिद्धांतों के क्षेत्र को हटा दिया जाए और ऐसे क्षेत्र की वृद्धि की जाए सांख्यिकी के माध्यम से जहां विश्लेषण किए गए परिमाणात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय दिए जाते हों और सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हों, यानी कि नए नए प्रिंसिपल्स बनाए जाते हों। तो वो है सांख्यिकी। किसने कहा? रॉबर्ट डब्ल्यू बर्गेस। आइए सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों को हम जानते हैं। सबसे पहला कार्य है समंकों या आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। देखिए, जो आंकड़े होते हैं यानी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होते हैं और उनको समझने में एक व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। लेकिन सांख्यिकी विधियों का अगर आप प्रयोग कर लें तो इन उलझे हुए आंकड़ों को बहुत संक्षेप में और सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हम मान लें कि किसी स्कूल में छात्रों की संख्या 1000 है तथा सभी की आयु 12 से 18 के बीच है, तो सांख्यिकी के अंतर्गत आप सारणीबद्ध करके हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि 12 से 14 के बीच कितने छात्र हैं और 14 से 16 के बीच कितने छात्र हैं, 16 से 18 के बीच कितने छात्र हैं, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन वैसे पता करना बड़ा कठिन हो जाएगा। सांख्यिकी की विधियों से ये बहुत संक्षिप्त हो जाएगा और सरल भी हो सकता है। दूसरा कार्य, तथ्यों या सूचनाओं को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना। जो भी तथ्य हैं, जो भी सूचनाएं हैं, उनको वाक्यों में या शब्दों के रूप में ना प्रस्तुत करके उन्हें डेटा के रूप में प्रस्तुत करना। इस तरह से प्रस्तुत करना कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। तीसरा, समंकों या आंकड़ों की तुलना करना। सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न तथ्य और आंकड़ों की तुलना करने के लिए माध्य यानी कि एवरेजेस, सूचकांक, इंडेक्स नंबर तथा गुणांक, कोएफिशिएंट जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी में जब तक आंकड़ों की आपस में तुलना नहीं की जाती तब तक कोई भी सार्थक निष्कर्ष निकल ही नहीं पाता। तो आपस में तुलना करना ये भी कार्य है सांख्यिकी का। सांख्यिकी के 3 कार्य आपने अभी तक सुने। पहला, कठिन और जटिल आंकड़ों को संक्षिप्त और सरल करना, तथ्यों और सूचनाओं को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना, समंकों या आंकड़ों की तुलना करना। चौथा कार्य है व्यक्ति के ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करना। सांख्यिकी बहुत उपयोगी और रोचक विषय है। इसके अध्ययन से व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव में भी बढ़ोतरी होती रहती है। पांचवा है आंकड़ों को विश्वसनीय बनाना तथा उपयोगी बनाना। यह सांख्यिकी का मुख्य कार्य है। इसके अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि तथ्यों तथा आंकड़ों की संख्याओं के रूप में आंकड़ों को इस तरह से संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उस पर आसानी से भरोसा कर पाए। कुछ और कार्यों में नीति निर्धारण में सहायता करना। सांख्यिकी समय समय पर नीति निर्धारण में सरकारों तथा विभिन्न एजेंसियों की सहायता करती है। विशेषकर कृषि नीति, औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति और मूल्य नीति के निर्धारण में सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार की काफ़ी मदद करती है। ये क्या होती हैं? कृषि नीति यानी कृषि से संबंधित नीतियाँ, औद्योगिक नीति उद्योग से संबंधित सरकार की नीतियाँ, आयात निर्यात नीति यानी कि किस वस्तु का इंपोर्ट आयात होना है और किसका एक्सपोर्ट होना है, ये जहाँ तय होता है वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति होती है। इसके अलावा मूल्य नीति यानी कि प्राइस पॉलिसी। तो ये सब में सांख्यिकी महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराती है विभिन्न एजेंसियों को और उन्हें इस तरह से सहायता प्रदान करती है। जो 7वां कार्य है वह है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। सांख्यिकी के अंतर्गत तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का भी
अध्ययन किया जाता है, जिससे उनके एक दूसरे के प्रभाव का पता चलता है। जैसे चावल की उत्पादकता एवं वर्षा की मात्रा के मध्य क्या संबंध है, या यूँ कहें कि विज्ञापन और माल की बिक्री के मध्य क्या संबंध है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने में मदद करती हैं। इसके अलावा कुछ और बातों की अगर हम बात करें तो उसमें आएगा कि पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी में सहायक। देखिए, ये एक प्रमुख कार्य है सांख्यिकी का। सांख्यिकी विभिन्न डेटा के माध्यम से जब उस डेटा पे हम दो विधियों का अनुमान प्रयोग करते हैं, एक तो एक्सट्रापोलेशन होता है और एक इंटरपोलेशन होता है। तो इसके माध्यम से वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आप आगामी समय के लिए पूर्वानुमान लगा पाते हैं, या यूँ कहें कि भविष्यवाणी करने में सक्षम हो पाते हैं। काफ़ी हद तक सही अनुमान लगता है। वर्तमान उत्पादन और मांग का विश्लेषण करके ही कोई कंपनी यह अनुमान लगा पाती है कि भविष्य में उसे अपना उत्पादन कितना बढ़ाना होगा और कितना कम करना होगा, क्योंकि वह इस तरह से वर्तमान और इससे पहले की जो मांग है उसके आधार पर वह, मतलब भूतकाल की मांग और वर्तमान की मांग के आधार पर भविष्य का अनुमान वह लगा सकती है कि भविष्य में कितनी उस वस्तु की मांग होने वाली है। उसी के अनुरूप वह तय कर पाती है कि उसका उत्पादन उसे कितना बढ़ाना है या कितना कम करना है। तो आपने अभी देखा कि सांख्यिकी के कुछ प्रमुख कार्य हैं, उन कार्यों को आपने अभी जाना, समझा, पढ़ा। अब हम ये जानेंगे कि सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में संबंध क्या है। हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी को क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, सांख्यिकी के अंतर्गत तथ्यों को संख्यात्मक रूप में तुलनात्मक आकार में प्रस्तुत किया जाता है। संख्यात्मक रूप से तुलनात्मक आकार में, यानी एक दूसरे की तुलना की जा सके और न्यूमेरिकल फॉर्म में ही ये आंकड़े होते हैं। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र में आपने क्या पढ़ा, चुनाव का विज्ञान। तो सांख्यिकी और अर्थशास्त्र के संबंध को अगर आपको पढ़ना है तो कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला बिंदु है निगमन विधि पर आधारित। अर्थशास्त्र में निगमन प्रणाली द्वारा खोजे गए सिद्धांतों की पहचान या परख सांख्यिकी द्वारा की जाती है। तो यहाँ निगमन से तात्पर्य क्या होता है। निगमन का मतलब होता है डिडक्टिव मेथड, और डिडक्टिव तो इसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि आप कोई एक जनरलाइज बात कहते हैं और फिर उसके आधार पे आप ये तय करते हैं कि अच्छा इसके साथ ये हुआ, ठीक है। तो निगमन विधि आधारित है। अर्थशास्त्र में निगमन प्रणाली द्वारा जो खोजे गए सिद्धांत होते हैं उनकी पहचान और परख अगर करनी हो तो सांख्यिकी के द्वारा ही हो सकती है। यानी कि जनरल का मतलब होता है सिद्धांत और स्पेसिफिक माने होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो कोई एक सिद्धांत होगा, उस सिद्धांत के आधार पे हम उनकी परख जब करेंगे तब हम उसे स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट विशेष पे चेक करेंगे। यही निगमन विधि है। निगमन विधि अर्थशास्त्र में उपयोग में आती है, लेकिन उसको क्रॉस चेक करना अगर हो तो सांख्यिकी के माध्यम से ही चेक किया जा सकता है। दूसरा, आगमन विधि पर आधारित। अर्थशास्त्र व सांख्यिकी के अध्ययन के अंतर्गत अपनाई जाने वाली आगमन प्रणाली सांख्यिकी विज्ञान पर आधारित होती है। मतलब आगमन प्रणाली क्या होती है। इंडक्टिव मेथड। आगमन प्रणाली जो होता है वह ये तय करता है कि आप स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, यानी कि आप कोई एक केस लेंगे, उस केस के आधार पे कोई बात सिद्ध हो जाएगी तब आप उसे सिद्धांत बना देंगे, यानी सब पर लागू कर देंगे। ये आगमन विधि है। तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के अध्ययन के अंतर्गत आप आगमन प्रणाली को जो अपनाते हैं तो ये सांख्यिकी विज्ञान पर आधारित होती है। यानी कि निगमन और आगमन विधियाँ जो अर्थशास्त्र में उपयोग में लाई जाती हैं ये दोनों सांख्यिकी पर ही आधारित हैं। आर्थिक नीतियों का निर्माण। सांख्यिकी के आंकड़ों के सहयोग द्वारा सरकार भविष्य की आर्थिक नीतियों का निर्माण कर पाती है। अगर सांख्यिकी ना हो तो सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण ही नहीं कर सकेगी। आर्थिक नियमों का विश्लेषण। सांख्यिकी के आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा किसी भी समस्या का शीघ्रता से समाधान भी आप कर पाते हैं। यानी कि सांख्यिकी में जो आंकड़ों का विश्लेषण आप करते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा जो करते हैं, इसी के माध्यम से आप विभिन्न समस्याओं का आसानी से समाधान कर पाते हैं। छठा, भावी क्रियाकलापों का निर्णय।
पूर्व संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन के द्वारा ही अर्थशास्त्री भावी आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में निर्णय ले पाते हैं। जैसे पूर्व निर्धारित मूल्यों पर हुई बिक्री के आधार पर ही भावी मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। पहले से आपने कुछ मूल्य तय किए थे, उस पर जो बिक्री होती है, अगर ज़्यादा बिक्री हो रही है तो आप भविष्य में मूल्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जो पहले से मूल्य आपने तय किए हैं, अगर उस पर बिक्री बहुत कम होती है तो आप मूल्य घटाने को विवश होंगे। तो पूर्व संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन के द्वारा ही भावी आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में आप निर्णय ले लेते हैं आसानी से। सिद्धांतों का विवेचन। अर्थशास्त्र में ऐसे अनेक नियम हैं जिनका विवेचन समंकों या आंकड़ों के विश्लेषण के द्वारा ही संभव होता है, यानी कि सांख्यिकी के द्वारा ही संभव होता है। मांग और पूर्ति का नियम हो, मांग की मूल्य सापेक्षता नियम हो, इन सभी का विश्लेषण या यूँ कहें कि वेरिफिकेशन सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। बैंकिंग व्यवस्था में साख अध्ययन। देश की बैंकिंग व्यवस्था में साख नीति का निर्धारण और आंकड़ों के आधार पर ही हो पाता है। यानी कि हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सांख्यिकी के आंकड़ों के बिना अर्थशास्त्र का विश्लेषण अधूरा है। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में इतना महत्व है कि तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आज की डेट में हो गई हैं जहाँ पे अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट हुआ करता था, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब वहाँ पे तख्ती जो लगा दी गई है कई जगहों पे, वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के रूप में लगा दी गई है। आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप CBSE में पढ़ाई करते हैं तो आधा हिस्सा आपका 2 किताबें चलती हैं। जैसे अगर आप CBSE बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो एक किताब 11th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और दूसरी किताब स्टैटिस्टिक्स की होती है। यानी आधा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होता है बच्चों को 11th में जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो सांख्यिकी का काफ़ी महत्व है। उस महत्व को भी आइए हम जान लेते हैं। देखिए, प्राचीन समय में सांख्यिकी की उपयोगिता एक राज्य तक थी। राजाओं को सांख्यिकी के उपयोग की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के आंकड़े, जैसे कि भूमि के, सैनिकों के विकास, भूमि कर अगर लगाना होता था तो भूमि के आंकड़े चाहिए होते थे, जन्म मृत्यु के आंकड़े भी चाहिए होते थे, सैनिकों की संख्या कितनी है, ये सारे आंकड़े चाहिए होते थे। कितने कुएं हैं, कितने तालाब हैं, कितने पोखर हैं वगैरह, इनकी कैसे आप जान पाएंगे कि आवश्यकता क्या है और उपलब्धता क्या है। तो ये सारी चीज़ें राज्य को पहले चाहिए होती थी, राजा को चाहिए होती थी। लेकिन सांख्यिकी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अभी क्या महत्व है, अगर इसे आप जानना चाहें तो आप ऐसे समझेंगे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हालांकि अर्थशास्त्र की लगभग सभी शाखाओं में सांख्यिकी का उपयोग होता ही है। बात हम करें उपयोग के संदर्भ में, तो इसके अंतर्गत समंकों और आंकड़ों के विश्लेषण से ये पता चल पाता है कि लोगों के रहन सहन का स्तर कैसा है, उनकी क्रय क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर कैसा है। दूसरा, वितरण के संदर्भ में इसके अंतर्गत सांख्यिकी समंकों या आंकड़ों की सहायता से उत्पादों के वितरण एवं पहुंच का पता लग पाता है कि कौन से उत्पाद कहां तक पहुंच पाए और कितने लोगों की रीच उन प्रोडक्ट्स तक है। तीसरा, उत्पादन के संदर्भ में इसके अंतर्गत सांख्यिकी समंक या आंकड़े वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति का समायोजन करने में सहायता करते हैं, जिससे किसी कंपनी या उद्योग को अपने उत्पादन को बढ़ाने या कम करने के संबंध में निर्णय लेने में सरलता होती है। चौथा है विनिमय के संदर्भ में सांख्यिकी समंकों से किसी वस्तु की बाजार में मांग एवं आपूर्ति पर आधारित मूल्य निर्धारण और लागत मूल्य संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, ये सारी बातें बहुत आसान हैं, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी विनिमय समझ लीजिए। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। तो जब आप सांख्यिकी समंक यानी आंकड़े आपके पास होते हैं तो किसी भी बाज़ार में मांग यानी डिमांड क्या है, आपूर्ति यानी कि सप्लाई क्या है, इस पर आधारित मांग और सप्लाई पर ही तो किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होगा। मान लिया किसी वस्तु की सप्लाई कम है और मांग ज़्यादा है तो उसका मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, और किसी वस्तु की अगर सप्लाई ज़्यादा हो और मांग कम हो तो उसका मूल्य कम हो जाएगा। ये सारी बातें सांख्यिकी के माध्यम से काफ़ी हद तक जानी जा सकती हैं। बगैर सांख्यिकी के तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, मूल्य कितना है और कितना होना चाहिए। तो अभी आपने जो जाना, ये सांख्यिकी का महत्व है अर्थशास्त्र में। अगर हम स्पेसिफिकली देखना चाहें सरकार के लिए सांख्यिकी का महत्व क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि राजा के लिए पहले महत्व हुआ करता था
तो अभी सबसे ज़्यादा महत्व तो सरकार के लिए ही है। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार को चलानी है, उसके लिए सरकार को बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ यानी मजबूत रखने के लिए अपने मौद्रिक नीति के साथ साथ आय व्यय की नीति को भी सरकार को एडजस्ट करना होता है, जो बिना सांख्यिकी आंकड़ों के संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष सरकारों द्वारा तैयार किया जाने वाला जो वार्षिक बजट होता है, जिसे हम यूनियन बजट बोलते हैं, वह तो पूरी तरह से सांख्यिकी आंकड़ों पर ही आधारित होता है। यानी कि सरकार का तो सांख्यिकी के बिना एक कदम भी चलना कठिन हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का महत्व क्या होता है? देखिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार और उद्योगों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। प्रोफेसर बोर्डिंगटन कहते हैं कि एक अच्छा व्यापारी वह है जिसका अनुमान यथार्थता के बहुत निकट हो, यानी रियलिटी के आसपास जिसका अनुमान हो वही व्यापारी अच्छा है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वह व्यापारी सांख्यिकी विधियों के आधार पर ही कोई निर्णय लेता हो, अपनी इंट्यूशन यानी पूर्वाग्रह या पूर्व ज्ञान के आधार पर या पूर्वानुभव के आधार पर ही निर्णय न ले लेता हो। सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर वह अगर निर्णय लेगा तो उसके सारे अनुमान जो होंगे वो रियलिटी के आसपास होंगे। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक हैं, जैसे उत्पादन, विपणन, बीमा व्यवसाय, बैंकिंग कार्य तथा स्टॉक एक्सचेंज के सारे इन सभी के लिए सांख्यिकी समंक और आंकड़े बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है। योजना निर्माण में भी सांख्यिकी का महत्व है। इस संदर्भ में अगर हम यह कहें कि सांख्यिकी समंक योजना निर्माण के आधार स्तंभ होते हैं, यानी कि बेसिक पिलर हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्रम में योजनाओं के निर्माण, उनका क्रियान्वयन और उनका मूल्यांकन सब में समंकों यानी डेटा का सहारा लिया जाता है। और योजनाओं के निर्माण में सांख्यिकी समंकों की भूमिका को योजना आयोग ने भी बाकायदा स्वीकार किया है। योजना आयोग भारतवर्ष में प्लानिंग कमीशन था। 1951 से ये भारतवर्ष में लागू रहा और 2017 तक ये लागू रहा। 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया था। उसके बाद में योजना आयोग ने अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी करके अंतिम सांस ली, यानी कि वो समाप्त हो गया और उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग का मतलब होता है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अभी आपने जो जाना वो यह कि देश की बैंकिंग व्यवस्था में साख नीति का निर्धारण किसके आधार पर होता है, एक अच्छा व्यापारी कौन है जिसका अनुमान यथार्थता के बहुत निकट है। इसका तात्पर्य क्या है कि आप व्यवसाय में पूर्वाग्रहों और पूर्वानुभवों को ही आधार न माने निर्णय लेते समय सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग करें। और योजना निर्माण में सांख्यिकी का महत्व क्यों बहुत ज़्यादा है, ये आपने अभी जाना। सांख्यिकी की इतनी सारी महत्व होने के बावजूद इतने सारे कार्य आपने पढ़ लिए, फिर भी कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं को हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और पूरे मन से देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपका किसी भी पॉइंट पर कोई शंका है तो उसे पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करें। कमेंट बॉक्स में आप आराम से अपने प्रश्न को लिखें। आपके हर प्रश्न का तुरंत के तुरंत समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वीडियोस को बार बार देख करके रिवीजन करते रहें और इस तरह से जो भी हालात हैं उनमें अधिकतम सीखने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।